हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वगुरु एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 15 जो है क्लास 8 की साइंस की एनसीईआरटी का इसे डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग कुछ प्राकृतिक जो परिघटनाएं हैं, नेचुरल फिनोमेना, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसे हमने क्लास 7th में भी थोड़ा सा इस चैप्टर से रिलेटेड डिस्कस किया था। उसमें दो जो है नेचुरल फिनोमेना जो था और उसमें दो ऐसी प्रोसेस जो प्राकृतिक घटनाएं थी उससे रिलेटेड पढ़ा था। इसमें भी ऐसे ही दो प्रोसेस हैं जिनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, कि उन उन जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उनसे हमारी जो ज़िंदगी है उसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए इसमें क्या है। क्लास 7th में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था। आपने ये जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात मानव जीवन तथा संपत्ति को अत्यधिक क्षति पहुंचा सकते हैं। आपने ये भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव भी कर सकते हैं। हमने ये भी पढ़ा था कि हम अपना बचाव जो है वो कैसे कर सकते हैं। इस अध्याय में हम ऐसे ही दो अन्य विनाशकारी परिघटनाएं हैं जिन्हें हम तड़ित, यानी कि जो यहाँ पे थंडरस्टॉर्म है वो, और जो अर्थक्वेक है, भूकंप, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये दो प्राकृतिक परिघटनाएं हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इन परिघटनाओं द्वारा किए जाने वाले विनाशों को कम करने के उपाय पर भी चर्चा करेंगे। तो हमारी जो पहली घटना है वो है तड़ित, लाइटनिंग। ठीक है, ये जो तड़ित है, ये थंडरस्टॉर्म कैसे बनेगी, इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। विद्युत की तार ढीले हो जाने पर आपने, पहले हम लाइटनिंग देख रहे हैं। ठीक है, आपने विद्युत खंभों पर चिंगारियां देखी होंगी। ये परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो तार हिलते डुलते हैं, तो तब ये घटना ज़्यादा अधिक होती है। आपने सॉकेट में प्लग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तड़ित भी एक विशाल स्तर पर विद्युत चिंगारी ही है। ये जो लाइटनिंग होती है ये भी एक बड़ी स्तर पर जो है ये एक विद्युत चिंगारी है। ठीक है, प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे, अतः वे तड़ित से डरते थे और सोचते थे कि उन पर भगवान के क्रोध के कारण ये हुआ है। ठीक है, अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के आकृतिक एकत्रित होने से, बादलों में जो यहाँ पे मेन रीज़न है कि लाइटनिंग का होता क्या है, तो इसमें हमने अब प्रेजेंट टाइम में हम ये जान चुके हैं कि जो बादल हैं उनके आवेश के एकत्रित होने से तड़ित पैदा होती है। जब उनके आवेश आपस में इकट्ठा होते हैं तभी जो है ये लाइटनिंग होती है। हमें तड़ित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन जो घातक चिंगारी हैं उनसे अपने बचाव के लिए सावधानी करनी चाहिए। मतलब कि ये जो लाइटनिंग हो रही है उससे हमें डरना नहीं चाहिए, लेकिन इस लाइटनिंग से हमें बचाव, क्योंकि लाइटनिंग से काफ़ी नुकसान भी होता है, तो इससे हमें अपना बचाव ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। चिंगारियाँ जिनके विषय में यूनानी जानते थे। ठीक है, तो ग्रीक्स जो है वो इन लाइटनिंग से, ये चिंगारी जो थी इनके बारे में वो पहले से जानते थे। तो देखिए 600 ईसा पूर्व से पहले प्राचीन यूनानी ये जानते थे कि जब अंबर एक प्रकार की राल होती है उसको फर से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। ठीक है, अंबर का जो फर होता है, अंबर को फर से रगड़ते हैं तो ये बालों जैसी हल्की वस्तुओं को आकर्षित कर लेता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर हम अंबर को किसी भी बाल से अगर जो है हम इसको रगड़ें, ठीक है, वो किसी भी मतलब कि अपने सरों के बाल से या किसी भेड़ वगैरह की बालों से इसको रगड़ें तो ये बाल जैसी जो हल्की वस्तुएं हैं उनको आकर्षित करने लगेगा। आपने ये देखा होगा कि जब आप ऊनी वस्त्र या पॉलिस्टर जो होते हैं उसकी वस्त्र को उतारते हैं तो आपके बाल खड़े हो जाते हैं। यदि आप अंधेरे में इन वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट चट ध्वनि के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, उन्होंने ये दर्शाया कि तड़ित यानी लाइटनिंग तथा आपके वस्त्रों में उत्पन्न जो चिंगारी है, जब हम वस्त्र उतारते हैं तो उसमें जो चट चट की आवाज़ आती है तो उसमें उत्पन्न चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है। ठीक है, परंतु इस तथ्य को साकार होने में 2000 वर्ष लगे। मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1752 में इस जो तथ्य था उसके बारे में उन्होंने बता दिया, लेकिन उसके बाद इसको जो है एक्चुअल में इसको साकार होने में, इसे एक्सेप्ट करने में 2000 साल लग गए। अब पूछो का एक क्वेश्चन है, मुझे आश्चर्य है कि उन्हें इस समानता को ज्ञात करने में इतना वर्ष क्यों लग गया। तो पहेली बहुत अच्छा इसका आंसर दी है। इन्होंने कहा है कि वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोगों को लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम होती है। वैज्ञानिक खोजें बहुत से लोग इसमें जो है अपना योगदान देते हैं और ये कई वर्षों का एक कठिन परिश्रम होता है। ठीक है, उसका परिणाम होता है। तो अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि ये आकाश में तड़ित
से किस प्रकार संबंधित है। ये जो लाइटनिंग आकाश में हो रही है उससे आवेशों का क्या मतलब कि उससे क्या संबंध है, क्या रोल है, उसे हम देखेंगे। विद्युत आवेशों की प्रकृति को समझने के लिए आइए कुछ क्रियाकलाप करें, परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगड़ते हैं, स्केल को, ठीक है, तो पैमाने कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित कर सकता है। तो ये हम सब ने ये जो है बचपन में ये जो गेम है ये अक्सर हम लोग ने किया ही है। तो देखिए इसमें जो पहला है, सभी क्रियाकलाप के आधार पर ही ये सारी चीज़ें करेंगे। तो पहला है रबड़ द्वारा आवेशन। रबिंग के द्वारा, जब इसको जो है सॉरी रगड़ के द्वारा आवेशन है, ठीक है, तो चार्जिंग हमें लानी है किसके द्वारा, रबिंग के द्वारा। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट है इसमें क्या करना है, बॉल पेन की खाली रिफिल लीजिए, ठीक है, इसे तेजी से किसी पॉलीथीन के टुकड़े से रगड़ करके इसे कागज के छोटे टुकड़े के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिए कि रिफिल का रगड़ा हुआ जो सिरा है वो मतलब कि क्योंकि आवेश का ट्रांसफर हो जाएगा ना, तो जिस जगह उसको जाना चाहिए बस वहीं पे ही हो। तो रिफिल जब रगड़ लिए जाए तो उसका जो सिरा उसका आवेशित हो चुका है वो आपके हाथों अथवा या किसी भी धातु से ना छुए, ठीक। अपने क्रियाकलाप को छोटी छोटी सूखी पत्तियों, जैसे आपने कागज में किया, कागज को जैसे वो आकर्षित करा वैसे छोटी छोटी सूखी पत्तियां, भूसे, सरसों के दाने, इन सब के साथ दोहराइए और अपने प्रेक्षण जो भी आपको जो है उसका रिजल्ट आए उसको नोट डाउन करिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलीथीन के साथ रगड़ते हैं तो ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेता है, क्योंकि प्लास्टिक की जो रिफिल है उसको रगड़ा जा रहा है किससे, पॉलीथीन से, और वो प्लास्टिक की रिफिल जो है वो विद्युत आवेश अर्जित कर ले रही है। इसी प्रकार जो प्लास्टिक की कंघी को सूखे बालों से रगड़ते हैं तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अर्जित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि हमने देखा कि प्लास्टिक की रिफिल भी आवेश जो है अर्जित कर रही है और प्लास्टिक की कंघी वो भी जो है आवेश अर्जित कर रही है। तो इस वजह से इन वस्तुओं को हमने क्या कहा, आवेशित वस्तुएं कहा, ठीक है। रिफिल तथा प्लास्टिक की कंघी को आवेशित करने की प्रक्रिया को पॉलीथीन तथा बॉल की आवेशित हो जाएंगे। मतलब कहने का है कि रिफिल और जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक की जो कंघी है उसको आवेशित करने की जो प्रक्रिया है उसमें पॉलीथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि ये दोनों ही तो रोल कर रहे हैं ना, तो दोनों पे ही या तो एक पे पॉजिटिव चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का चेंज मतलब कि एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों का एक्सचेंज हो रहा है तो जिधर बढ़ जाएंगे उधर पॉजिटिव हो जाएगा, जिधर कम हो जाएंगे उधर नेगेटिव हो जाएगा। तो दोनों ही वस्तुएं चार्ज हो जाएंगी, ठीक है। तो आइए अब आप जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तुओं को आवेशित करने का प्रयास करें। तो नीचे एक सारणी दी गई है, इसमें हमें कुछ चीज़ों को आवेशित करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसमें है कि सारणी में दी गई वस्तुएं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए और इसमें से प्रत्येक वस्तु को सारणी में दिए अनुसार पदार्थ के साथ रगड़ करके आवेशित कीजिए। अपने अनुभव को नोट कीजिए और इस सारणी में और अधिक वस्तुएं जोड़िए। देखिए यहाँ पे कुछ वस्तुएं दी गई हैं और उनको ये भी बताया गया कि किससे उनको रगड़ा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें जो भी उसका जो है आंसर आएगा, यानी कि ये जो 2 ब्लॉक दिए गए हैं इनमें मेनली आपको जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो आप ये करिएगा, जो हम लोग अपना बचपन में करते रहते हैं वो एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 कॉलम में पहले में रगड़ी गई वस्तुएं, दूसरे में पदार्थ जिससे रगड़ा जाएगा वो दिया गया है, तीसरे में है कि कागज के टुकड़ों को ये जो वस्तु है वो रगड़ने के बाद आवेशित कर रही है कि नहीं करती है, और फिर ये जो वस्तु है वो आवेशित है कि नहीं है, ठीक है, आवेशित है या आवेशित नहीं है। तो देखिए पहला है रिफिल। रिफिल को पॉलीथीन या फिर ऊनी वस्त्र से रगड़ें, दोनों में से किसी से भी रगड़ सकते हैं। तो ये कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगी, ठीक है, तो ये आवेशित है। उसके बाद गुब्बारा है, उसको पॉलीथीन, ऊनी वस्त्र या शुष्क बाल किसी से भी रगड़ें, ये भी कागज के टुकड़ों को आकर्षित करेगा, ठीक, तो ये भी आवेशित है। अब रबर और ऊन की बात की जाएगी, तो रबर को जब ऊन से रगड़ा जाएगा तो उसके बाद जो इरेजर होता है, ठीक है, उसके बाद आप जो है कागज को उसको करके देखिए कि वो आकर्षित कर रहा है कि नहीं। स्टील के चम्मच को पॉलीथीन और ऊनी वस्त्र से करके देखिए। इसी तरीके से और भी चीज़ें जो मिल जाए, तो इन्हीं में से ही कुछ चीज़ें नीचे ले करके उनका जो सही जो आवेशों का ट्रांसफर हो रहा है उसे हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो इसी में ही जो हमारी पहली हेडिंग है वो है आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योन क्रिया, ठीक है। तो अब हमें जो हम ये देख रहे थे ना कि जो चार्ज्ड हैं वो कौन से, दोनों ही वस्तुएं जो आपस में रगड़ी जा रही थी तो दोनों ही चार्ज हो जा रही थी, आवेशित हो जा रही थी। तो दोनों ही जब आवेशित हो जा रही थी तो आखिर कैसे, कि किसी में तो जो है एक्स्ट्रा हो रहा होगा चार्ज, किसी में पॉजिटिव हो रहा होगा, किसी में नेगेटिव। तो वही चीज़ हमें यहाँ पे पता करनी है कि आवेशों के हमें जो है टाइप्स पता करने, उनके प्रकार पता करने, ठीक है। और उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, नियन क्रियाएं हो रही हैं, उन्हें देखना है। तो हम अगले क्रियाकलाप के लिए कुछ वस्तुएं जो सारणी में हमने ली हैं उसी में से ही कुछ वस्तुएं लेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्रियाकलाप है इसमें हमें क्या लेना है, 2 गुब्बारे फुलाइए।
इन्हें इस प्रकार लटकाइए कि एक दूसरे को स्पर्श ना करें। दोनों गुब्बारों को किसी ऊनी कपड़े से, ऊपर गुब्बारे भी लिए गए थे, ठीक है, ऊनी कपड़े से रगड़िए और छोड़ दीजिए। तो रगड़ने के बाद जब छोड़ दिया तो आप क्या देखते हैं, दोनों को ही ऊनी कपड़े से रगड़ना है, उसके बाद छोड़ देना है। तो देखिए ये यहाँ पे क्या दिया गया, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। पिक्चर में हमने ये देखा, नॉर्मल जब थे तो ऐसे थे, रगड़ने के बाद जब रखा तो एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। अब आइए अब हम इस क्रियाकलाप को पेन के बेकार रिफिलों के साथ दोहराएं। एक रिफिल को पॉलीथीन से रगड़िए, यहाँ पे पॉलीथीन लेना है, ठीक है। कांच के ग्लास को स्टैंड की भांति उपयोग करते हुए इसे ग्लास में पॉलीथीन से रगड़ करके उसके बाद ग्लास में स्टैंड के रूप में उसको रख दीजिए। फिर दूसरी जो रिफिल है उसको भी पॉलीथीन से रगड़िए। तो देखिए यहाँ पे ऐसे रखा गया है यहाँ पे। तो दूसरी वाली जो रिफिल है उसको भी पॉलीथीन से ही रगड़ा गया है। और जाहिर सी बात है, दोनों को जिस तरीके से गुब्बारे में हुआ वैसे इसमें भी होगा। तो उसको भी रगड़िए तथा इसे आवेशित रिफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए कि रिफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से, मतलब कि मेनली हमें यहाँ ये ध्यान देना है कि जो आवेशित सिरा है वो हमारे हाथों से ना छू जाए। क्या ग्लास में रखे रिफिल पर कोई प्रभाव पड़ता है? क्या ये दोनों रिफिल एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करते हैं? तो देखिए हम यहाँ पे जैसे गुब्बारों का हम लोग किया था वैसे यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है, क्योंकि दोनों ही जो रिफिल हैं उन पहले तो दोनों रिफिल हैं, दूसरी दोनों पॉलीथीन से रगड़ी गई हैं, ठीक है। तो इस वजह से दोनों एक दूसरे को सेम चार्ज दोनों पे ही आएंगे, तो एक दूसरे को जो है प्रतिकर्षित ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद है, इस क्रियाकलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी हुई थी, ठीक है, यही तो हमने देखा था। यदि भिन्न पदार्थों से बनी होती तो आवेशित वस्तुओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा। तो अब जो एक क्रियाकलाप करेंगे वो हम भिन्न वस्तुओं का करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, एक रिफिल को पहले की भांति रगड़ करके पॉलीथीन से उसके बाद ग्लास में रखिए। इस रिफिल के निकट एक फूला हुआ गुब्बारा, आवेशित गुब्बारा लाइए और प्रेक्षण कीजिए, जो कि ऊन से रगड़ा गया था। उसके बाद जब आप प्रेक्षण करेंगे तो आप क्या देखेंगे, तो यहाँ पे है कि अब जाहिर सी बात है वो ऊन से रगड़ा गया है गुब्बारा और जो ये रिफिल है वो पॉलीथीन से रगड़ी गई है। दोनों ही वस्तुएं भी अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है इनके ऊपर चार्ज भी अलग अलग होगा। तो विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं पिक्चर में, तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो हम लोग ने प्रेक्षण किए इनका सारांश भी देख लेते हैं। एक आवेशित गुब्बारे ने दूसरे आवेशित गुब्बारे को क्या किया, प्रतिकर्षित किया। फिर एक आवेशित रिफिल ने दूसरी आवेशित रिफिल को प्रतिकर्षित किया, परंतु एक आवेशित गुब्बारे ने आवेशित रिफिल को आकर्षित किया। तो हमने ये देखा कि उनके बीच में जो डिफरेंस था उसी वजह से ऐसा हुआ। क्या ये इंगित करता है कि गुब्बारे पर आवेश रिफिल के आवेश से भिन्न प्रकार का है? क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सजातीय यानी कि समान प्रकार के? क्योंकि यहाँ पे दो बातें क्लियर होती हैं। एक तो ये बात क्लियर होती है कि आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक ये बात क्लियर होती है कि जो सजातीय जो है वस्तु होती हैं, यानी एक ही प्रकार के जो आवेश होते हैं सजातीय आवेश, वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश यानी कि भिन्न प्रकार के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात भी क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे देख लेते हैं। इस लाइन को समझने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि आगे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। मान्यता के अनुसार रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़, ये मान्यता है, बहुत पहले की प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें रेशम से रगड़ने पर कांच की छड़ द्वारा अर्जित आवेश को धन आवेश कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि कांच की छड़ रेशम से जब रगड़ी जा रही है तो उस पर धन आवेश आ रहा है, किस पे, कांच की छड़ पर। तो अन्य प्रकार के जो आवेश हैं उनको ऋण आवेश कहेंगे। जाहिर सी बात है जब कांच की छड़ पर धन आवेश आ रहा है यानी कि जो चार्ज है वो रेशम से किस में आ जा रहा है, जो है इसमें सॉरी, यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब होता है कमी हो रही है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज आया है वो किस पे आया है, कांच की छड़ पर आया है। तो कांच की छड़ पर पॉजिटिव चार्ज आया तो यानी कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन किस में चले गए होंगे, रेशम में चले गए होंगे, ठीक है। तो रेशम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यह देखा गया कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलीथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच आकर्षण होता है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि हमें ये पता है कि जो कांच की छड़ थी इस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था। उसके बाद पॉलीथीन से रगड़ने पर जो रिफिल रखी गई वो जो कांच की छड़ है उसको आकर्षित कर रही है, तो जाहिर है कि रिफिल पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इस वजह से ये जो है एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं। फिर आगे है कि आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है जब वो प्लास्टिक स्ट्रॉ जो है वो कांच की छड़ को आकर्षित कर रहा है तो उस पर कैसा होगा, ऋण आवेश होगा। रगड़ने पर उत्पन्न विद्युत आवेश स्थैतिक होते हैं। ये लाइन याद रखिए कि जब रगड़ा जाता है तो विद्युत आवेश जो होते हैं वो कैसे होते हैं, स्थैतिक होते हैं। वे स्वयं गति नहीं करते हैं। विद्युत आवेश जो होते हैं वे स्थैतिक होते हैं, स्वयं गति नहीं करते हैं। जब आवेश गति करते हैं तो विद्युत धारा बनती है,
ठीक, जब रगड़ा जाता है तो स्थैतिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में होते हैं, वो मूवमेंट नहीं करते हैं, लेकिन जब मूवमेंट की कंडीशन आ जाती है तो वही विद्युत धारा बन जाती है। तो आप क्लास 6 में विद्युत धारा के विषय में अध्ययन कर रहे थे, मतलब किया है आपने, कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो वह विद्युत धारा जिसे बल्ब चमकता है अथवा तार गर्म हो जाता है और कुछ नहीं वरन आवेशों का प्रवाह ही है। तो यहाँ पे विद्युत धारा का अगर परिभाषित उसको किया गया है तो सिर्फ इससे किया गया है कि जो विद्युत धारा है उसमें जो बल्ब जल रहा है, धारा का जो प्रवाह हो रहा है, जो तंतु चमक रहा है, गर्म हो रहा है, वो और कुछ नहीं है, वो सिर्फ आवेशों का प्रवाह है। ठीक है, तो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है आवेशों का स्थानांतरण। आवेशों का स्थानांतरण कैसे होता है, इसी क्रियाकलाप के आधार पर करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए और बोतल के मुंह के साइज से एक बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए। ठीक है, मुंह के साइज से कुछ बड़ा बोतल के। उसके बाद इसमें एक छिद्र बनाइए जिसमें धातु की पेपर क्लिप घुसाइए, मतलब इतना छोटा छिद्र बनाना है कि धातु की पेपर क्लिप जो है वो उसमें घुस जाए। और चित्र में जैसा दिखाया गया उसके अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए। एल्यूमिनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर साइज की 2 पट्टी काटिए और चित्र में दर्शाए अनुसार इन्हें पेपर क्लिप पर लगाइए। गत्ते के ढक्कन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुमाइए, गत्ते के ढक्कन में, ठीक है, जो पेपर क्लिप बनाई गई है उसको इस प्रकार घुमाइए कि ये गत्ते के लंबवत रहे। रिफिल को आवेशित कीजिए तथा आवेशित व इसको रगड़ करके आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराइए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है, क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पड़ता है, क्या ये एक दूसरे को आकर्षित कर रही हैं या प्रतिकर्षित कर रही हैं। ठीक है, आप पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तुओं को स्पर्श कराइए। पहले तो एक जो है जो रिफिल लिया गया उसको आवेशित करके इसमें लगाया गया, उसको स्पर्श कराने के बाद फिर अन्य जितने भी पेपर क्लिप जो पूरी तैयार की गई है उससे अन्य जितनी भी आवेशित वस्तुएं हैं उनको स्पर्श कराइए। क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं? क्या इस उपकरण का उपयोग यह पहचानने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? क्या यहाँ आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्षित कर रही हैं? तो यहाँ पे देखिए ये पेपर क्लिप, ये जो है ये जो बनाई गई है ये पेपर क्लिप है, पूरे जार में रखी गई है और डब्बे के बराबर ये पॉलीथीन का पूरा एक सैशे, एक मतलब कि ऐसे दफ्ती वाला पूरा रखा गया है और इसी में ही ये जो यहाँ पे चार्ज के लिए जो पिन लगाई गई है उसी से ही पॉलीथीन की जो स्ट्रिप है उसको मेनली चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये सरल विद्युतदर्शी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका मेनली ये काम होता है कि जो वस्तु है वो आवेशित है कि नहीं है, इसी को ही करने के लिए पूरा स्कोप बनाया गया था, विद्युतदर्शी बनाया गया था। तो हुआ क्या कि एल्यूमिनियम की पन्नी की पट्टियाँ पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रिफिल से आवेश प्राप्त करती हैं, क्योंकि देखिए ये एल्यूमिनियम की पत्तियाँ थी, ठीक है, और ये पेपर क्लिप पूरी जो इस पर लगी हुई थी ना, इसके ऊपर जो रिफिल है उसको रगड़ करके यहाँ पे लगाया गया था, इसके पास लगाया गया था। तो हुआ क्या कि जो आवेश प्राप्त किया पेपर क्लिप ने वो किससे किया, जो रिफिल है उससे प्राप्त किया। ठीक है, एल्यूमिनियम की पन्नी की जो है पट्टियां हैं नीचे जो लटकी हुई हैं वो पेपर क्लिप से होते हुए जो आवेश है, आवेश रिफिल से आवेश प्राप्त करते हैं और उससे ये प्राप्त कर लेती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, ये भी ध्यान रखना है। इसी वजह से कहा गया था पीछे क्रियाकलाप में कि हाथ ना टच हो चार्ज वाली जो वस्तु है, या फिर जो है कोई धातु ना जो है से टच हो। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं, ये ध्यान रखिए। समान आवेश वाली जो पट्टियां हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और वे फैल जाती हैं। तो यहाँ पिक्चर में देखिए हमें ये जो पट्टियां हैं वो कैसी दिख रही हैं, फैलती हुई दिख रही हैं। ठीक है, इसके बाद है इस प्रकार की युक्ति का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युतदर्शी भी कहते हैं। ये जो युक्ति बनाई गई वो इलेक्ट्रोस्कोप बनाई गई है, इससे बस इतना चेक करना है कि कोई वस्तु जो है वो आवेशित है कि नहीं है। इस प्रकार हमें यह ज्ञात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्विक चालक द्वारा भेजा जा सकता है। कहने का मतलब है कि विद्युत आवेश जो है उसे अगर किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में अगर हमें भेजना है तो जो भी हम चालक यूज़ करेंगे बीच में कनेक्ट करने के लिए वो धातु का ही होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि धातु जो है वो विद्युत धारा के प्रवाह का एक अच्छा चालक है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों को में परिवर्तन देखेंगे। जैसे ही आप हाथ से स्पर्श कर देंगे पेपर क्लिप को, तुरंत आप पन्नी की जो पट्टियां हैं उसमें परिवर्तन देखेंगे, वे अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा तो यहाँ पे पन्नी की जो पट्टियां हैं उनको आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को फिर से दोहराइए। हमने क्या किया, एंड में हमने पेपर क्लिप की जो
पेपर क्लिप है उसको स्पर्श जैसे ही किया, पन्नी की पट्टियाँ जो थी वो आपस से वापस से अपनी जो है पहली वाली स्थिति में आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमें ये देखना है कि हर बार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श करते हैं पन्नी की पट्टियाँ सिमट जाती हैं। इसका कारण ये है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर में होकर के पृथ्वी में चला जाता है। ये ध्यान रखना है कि जो आवेश है वो हमारे शरीर से होकर के पृथ्वी में चला जाता है, तब हम कह सकते हैं कि पन्नी की पट्टियाँ अनावेशित हो गई हैं। ठीक है, तो किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की जो प्रक्रिया होती है उसको भूसंप्रकरण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, भूसंपर्करण बोलते हैं। ठीक है, अर्थिंग इसे कह देंगे। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि विद्युत धारा की किसी भी कारण से लीक होने से, जो विद्युत धारा वायर वगैरह में जो बह रही होती है उसके किसी भी कारण लीक होने की वजह से लीकेज जब होता है तो उत्पन्न विद्युत आघात जो होता है, जो हमें करंट लग जाता है, उससे हमें बचाने के लिए भवनों में भूसंपर्कण जो अर्थिंग की जो प्रोसेस होती है ना उसकी व्यवस्था की जाती है। तभी हमने देखा होगा कि जो है वायरिंग जब की जाती है ना तो वहाँ पे मेन वायर जो होता है उसके साथ एक अर्थिंग का वायर भी लगाया जाता है, ताकि अगर किसी भी जगह शॉर्ट सर्किट वगैरह हो रहा हो तो वो जो है अर्थिंग जो हम मतलब कि जो विद्युत आघात जो भी शॉक वगैरह वो हमें लगने की बजाय जो अर्थिंग है वो उसको जो है एब्जॉर्ब करके उसको अर्थ में भेज सके। ठीक है, तो इसका जो है ये जो वायर है वो जब वायरिंग जब होती है तो उसमें अर्थिंग वाला वायर ज़रूर लगाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी तड़ित की कहानी। अब यहाँ पे मेनली हमें लाइटनिंग की स्टोरी पढ़नी है कि लाइटनिंग कैसे है। ये तो मेनली हम लोग ने बेसिक चीज़ें देखी जो ज़रूरी थी, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, रेशम वाले खास करके जो आवेशों का ट्रांसफर हो रहा था उससे। तो अब हमें ये देखना है तड़ित की कहानी। ठीक है, अब रगड़ द्वारा उत्पन्न आवेशों के आधार पर तड़ित की व्याख्या करना संभव हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा हमने डिटेल में जो है रगड़ द्वारा जो आवेश हैं उनका कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है इसको हमने पढ़ा, तो अब तड़ित को समझने में शायद आसानी हो। क्या 7th क्लास में आपने ये सीखा था कि गरज वाले तूफानों के बनते समय वायु की धाराएं ऊपर की ओर जाती हैं। जब गरज वाले तूफान बनते हैं तो वायु की धाराएं जो है वो ऊपर की ओर जाती हैं, जबकि जल की जो बूंदें हैं वो नीचे की ओर गिरती हैं। ठीक है, इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का पृथक्कन हो जाता है, तो आवेश जो होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं क्योंकि धाराएं ऊपर जा रही हैं और पानी नीचे आ रहा है। एक प्रक्रिया द्वारा जिसे हम अभी पूर्णतः नहीं समझा सके हैं, बादलों के ऊपरी किनारे के निकट धन आवेश एकत्र हो जाते हैं। देखिए, जो आवेशों का जो ट्रांसफ़र है वो लाइटनिंग में कैसे हो रहा है उसे हमें मेनली यहाँ पे देखना है। तो पहले हमें तो ये समझना है कि जब तूफान आए तो तूफान के समय में जो धाराएं हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं। ठीक है, और जो वर्षा होती है, वर्षा की जो बूंदें हैं वो नीचे की तरफ गिरती हैं। तो ये इस प्रक्रिया को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें बादलों का आवेश समझना होगा कि जो बादल है उनके ऊपरी किनारा जो है उसके निकट धन आवेश एकत्र हो जाते हैं तथा ऋण आवेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते हैं। यानी कि बादल जो होते हैं वो एक लेयर में है, तो बादलों का हम ये समझ सकते हैं कि पूरे उसको तो कवर नहीं किए गए होंगे ना, जो है एटमॉस्फेयर की जो निचली लेयर होती है उसी में ही बादल होते हैं। तो बादल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो कैसा होता है, धनावेश होता है। नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो ऋणावेश, बादलों में वो नीचे की तरफ ऋणावेश आ जाते हैं। धरती के निकट भी धनावेश का संचय होता है और इसी प्रकार जो धरती के पास की जो एरिया होता है वहाँ पे धनावेश का संचय हो जाता है। जब संचित आवेश का परिमाण अत्यधिक हो जाता है तो वायु जो विद्युत की हीन चालक है, ठीक है, हम जानते हैं विद्युत की जो है वायु जो है वो हीन चालक है, आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। कब? क्योंकि जाहिर सी बात है, हमने ये पहले भी पढ़ रखा है कि जो आवेश हैं, ठीक है, उनका ट्रांसफ़र जो होगा, मतलब कि आवेशों का ट्रांसफ्यूज़न ही विद्युत धारा का प्रवाह है। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो आवेश लाइटनिंग में भी मेनली विद्युत धारा ही की एक तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो लाइटनिंग में हुआ क्या कि जो आवेश जो बादलों में है, बादलों में जो आवेश बन रहे हैं वो उसकी ऊपरी सतह पर बादल की जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वहाँ पे धन आवेश और नीचे वाले हिस्से में जो है ऋण आवेश होगा, और धरती के जो धरती का ऊपरी जो सिरा होगा वहाँ पे धन आवेश होगा। तो ये आवेश की जो मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो बीच में क्या होगी, वायु होगी जो कि एक रोधक की तरह, जो विद्युत रोधी होती है ना, ये तो रोधक की तरह ये काम करी होगी। लेकिन क्या है कि बीच में उसकी पड़ने, जब ये इनका लेवल बढ़ जाता है, आवेशों का प्रवाह जब अधिक हो जाता है तो ये जो विद्युत की हीन चालक जो कि वायु है वो भी आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती है। ऐसी सिचुएशन में ऋणात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं, धरती के धनात्मक और ऋणात्मक आवेश, और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनि उत्पन्न होती हैं। जब ये ऋणात्मक और धनात्मक आवेश आपस में मिलते हैं तब ये चमकीली धारियां और ध्वनि उत्पन्न होती है।
इसे हम तड़ित के रूप में देखते हैं। तो यही जो है, यही जो है चमकीली धारियां हैं, वही हमें लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई देती हैं, और इस प्रक्रिया को विद्युत विसर्जन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरी जो प्रोसेस है वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की एक जो है प्रोसेस होएगी, विद्युत विसर्जन की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बादल का ऊपरी पॉजिटिव निगेटिव नीचे, जैसे ये पॉजिटिव निगेटिव वाला एरिया जैसे ही सटता है, ठीक है, तो बस जो है लाइटनिंग प्रोसेस हो जाती है, वो चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हो जाएगी। तो ये हो गया आवेशों का संचयन, जो कि तड़ित की इसमें हो रहा था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि विद्युत विसर्जन। जो विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया है वो दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच हो सकती है। तो देखिए पिक्चर में हमने दो कंडीशन देखी, दो और बादलों के बीच में भी ये विद्युत विसर्जन की इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज की प्रोसेस हो रही थी, और बादल और अर्थ के बीच में भी हो रही थी। ठीक है, तो इसलिए बादलों के बीच अथवा बादलों तथा पृथ्वी के बीच दोनों ही कंडीशन में ये हो सकती है विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांति तड़ित से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम मूल परिघटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं, तथापि तड़ित लाइटनिंग के गिरने पर जीवन तथा संपत्ति की हानि होती है, अतः हमें अपने बचाव के लिए उपाय करना आवश्यक है। अच्छा, जब ये आंधी आती है, बादल जब गरजते हैं, ठीक है, तो बादल गरजने की कंडीशन में हमने ये देखा होगा बादलों का टकराव होता होगा ना, तो ऊपर के बादल नीचे के बादल जो है वो आपस में जब टकराते होंगे, एक से ज़्यादा जब आप बादल टकराते होंगे, तभी हमने देखा कि जो है लाइटिंग जो होती है वो होती है। तो पहले क्या होता है, जब बहुत बारिश होने से पहले की जो कंडीशन होती है, तो उसमें क्या होता है कि लाइटिंग अभी बादलों में ही हो रही होती है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि कुछ जगह सुनाई देता है कि जो है बिजली गिर गई है। तो हमने ये देखा था ना कि नेगेटिव वाला पोर्शन जो है बादलों का नीचे होता है, पॉजिटिव वाला धरती का होता है। तो ये दोनों लेयर्स भी जब आपस में मिलती हैं तभी बिजली जो होगी वो नीचे धरती पर गिर जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, ये थी लाइटनिंग। अब लाइटनिंग से जो नुकसान हो रहा है उससे सुरक्षा कैसे की जाए, कि बिजली गिरने से बहुत ज़्यादा बहुत भारी मात्रा में नुकसान होता है, तो उससे सुरक्षा देख लेते हैं। देखिए, तड़ित एवं झंझा गरज वाले जो तूफान होते हैं, ठीक है, थंडर स्टॉर्म, तो उसके समय कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो खुला स्थान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होगा। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुंचने की चेतावनी है। जैसे ही आप गरज सुने, तुरंत जो है किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। अंतिम गर्जन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा करें। जैसे कि बादल साफ होने की कंडीशन में जब आता है तो बादल की जो लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म वगैरह सब थोड़ा सा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उस वो कम एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए तभी घर से बाहर निकलें, अदरवाइज वेट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे है सुरक्षित स्थान का पता लगाइए। कोई मकान अथवा भवन सुरक्षित स्थान हो सकता है। यदि आप किसी कार अथवा बस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तो ये जो है दरवाजे वगैरह ये बंद होने चाहिए। तड़ित झंझा जब थंडरस्टॉर्म के समय क्या करें क्या ना करें। जब थंडरस्टॉर्म आए तब क्या करना है, ठीक है, तूफान के साथ अगर बिजली कड़क रही है तब क्या होगा। तो बाहर खुले में, जैसे खुले वाहन जैसे मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, निर्माण कार्य हेतु मशीन, खुली कार सुरक्षित, ये सब जितनी भी खुली चीज़ें हैं ना वो सब सुरक्षित नहीं है। खुले मैदान, ऊंचे वृक्ष, पार्कों में शरण स्थल, ऊंचे स्थान तड़ित से हमारी सुरक्षा नहीं करते हैं। तड़ित झंझा के समय छाता लेकर के चलने का विचार किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। कि अगर जो है बिजली लाइटनिंग हो रही है, ठीक है, और हम निकल लिए कि छाता लेकर के निकल लें और हमको बिजली नहीं गिरेगी और उसे लाइटनिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल भी अच्छा वो नहीं है। यदि आप वन में हैं तो छोटे वृक्ष के नीचे शरण लीजिए। छोटे वृक्ष जो हैं उनके नीचे जो है शरण लीजिए। ठीक है, यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेत्र में हैं जहाँ कोई शरण स्थल नहीं है तो सभी वृक्ष से काफ़ी दूर पर, तो क्योंकि देखिए वृक्ष, बड़े वृक्ष इसलिए नहीं कहा गया है क्योंकि थंडरस्टॉर्म जब जो लाइटनिंग जो होती है, जब बिजली गिरती है तो फिर क्या होता है कि बड़े बड़े जो पेड़ हैं उनको काटती हुई नीचे चली जाती हैं। तो अगर हम बड़े पेड़ों के नीचे रहेंगे तो फिर वो हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर उस पर अगर गिर जाती है तो वो हमारे पर गिरा तो हम वैसे भी चले जाएंगे। ठीक है, तो छोटे पेड़ जो होते हैं वो जो है अगर उनके ऊपर पड़ती भी है तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना बड़ों पे पड़ेगा। तो अब अगर ऐसी ज़मीन पर है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमें क्या करना है, और पेड़ बड़े बड़े हैं तो उन वृक्षों से हमें दूर खड़े रहें। ज़मीन पर ना लेटे, वृक्षों से दूर खड़े हो जाएं, ज़मीन पर ना लेटे बल्कि ज़मीन पर सिमट कर नीचे बैठ जाएं और अपने हाथों को घुटने पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिति में आप आघात के लिए लघुत्तम लक्ष्य बन जाएंगे, मतलब कि आपका जो है एरिया जो है वो काफ़ी कम आप कवर करेंगे। तो इसलिए
बहुत थोड़ा सा देखिए, इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाया गया, इस तरीके से बैठने के लिए कहा गया है। कब? उस सिचुएशन में जब आप किसी खुले मैदान में हो और जो है बड़े बड़े वृक्ष हों, तो उन सारी चीज़ों से दूर हो जाए और इस तरीके का स्ट्रक्चर बना करके नीचे बैठ जाए। फिर है, अगर आप घर के भीतर हैं तो तड़ित टेलीफोन के तारों, जो लाइटनिंग है वो टेलीफोन की तारों, विद्युत तारों तथा धातु के पाइपों पर आघात कर सकती है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सब जो है बहुत तेज़ी से जो चार्ज है उनको ट्रांसफ़र करते हैं। क्या आपको याद है कि तड़ित एक विद्युत विसर्जन है? बिल्कुल है। ठीक है, तो तड़ित झंझा के समय हमें इन्हें छूना नहीं चाहिए। जितने भी वायर वगैरह यूज़ किए गए धातु की चीज़ें, इन्हें छूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाइल फ़ोन अथवा बिना डोरी वाले फ़ोन का उपयोग सुरक्षित है। ठीक है, मोबाइल फ़ोन या फिर बिना डोरी वाले। परंतु ये बुद्धिमत्तापूर्ण भी नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को टेलीफोन करें जो तार युक्त फ़ोन से आपकी बात सुन रहा हो। मतलब कि हालांकि ये जो बिना डोरी वाला जो फ़ोन है वो ऐसी सिचुएशन में सही है, ठीक है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन आप अगर किसी को कॉल लगा रहे हो, उसके पास वायर वाला फ़ोन है, तो वो जो है कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो फिर उसको नुकसान हो जाएगा। फ़ोन से आपकी बात वो सुन रहा है जो वायर वाले तार युक्त फ़ोन से। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तड़ित झंझा के समय स्नान से बचना चाहिए। कि जो बहता हुआ जल जो टंकी वगैरह से आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो तो जो है लोहे के पाइप से आ रहा होगा ना, तो जब बिजली कड़क रही हो तो नहाने से भी गुरेज करें। इसके अलावा कि कंप्यूटर, टीवी आदि जैसे विद्युत उपकरणों के जो प्लग हैं उनको सॉकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूबलाइटों को जलाए रखा जा सकता है, इनसे कोई हानि नहीं होती। जैसे अक्सर करके हम लोग क्या करते हैं कि जब लाइटिंग होती है तो हम लोग लाइट वगैरह सब बुझा देते हैं। तो हमें मेनली क्या करना चाहिए, कंप्यूटर, टीवी या फ्रिज वगैरह जैसे उपकरण हैं जो है एक्सपेंसिव उपकरण हैं, इन सभी विद्युत उपकरणों को जो है प्लग वगैरह से चल रहे हैं उनको निकालिए, उनके सॉकेट्स को निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट जो है उनको जलाए रखिए। ठीक है, इससे कोई हानि नहीं होगी। और अगर जो है मान लीजिए शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे इतना ज़्यादा कोई जो है ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं, कॉस्टली भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तड़ित चालक क्या होता है, इसे देखते हैं। तो देखिए, जो तड़ित चालक है वो एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्योंकि अक्सर करके क्या होता है कि जो भवन है उस पर घरों पे बिजली ना उतर जाए, तो इसके लिए जो है एक लाइटनिंग कंडक्टर की तैयारी की जाती है। तो उसमें क्या होता है कि किसी भवन के निर्माण के समय उसकी दीवार जो ऊपर एकदम सरफेस पे, छत पे, उसकी दीवार में उस भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की भवन की ऊंचाई से अधिक लंबाई की धातु की छड़ स्थापित कर दी जाती है। इस छड़ का एक सिरा वायु में खुला रखा जाता है तथा दूसरे को जमीन में काफ़ी गहराई तक दबा देते हैं। जब घर बन रहा होता है तो एक पिलर बनाया जाता है, तो पिलर में ही धातु की एक ज़मीन में काफ़ी गहराई से धंसाने के बाद ऊपर तक के जितना ऊंचा घर होता है वहाँ तक ले जा करके फिर उसके बाद जो धातु का ऊपर वाला सिरा होता है उसको खोल दिया जाता है। ठीक है, तो धातु की छड़ विद्युत आवेश की जमीन तक पहुंचने के लिए एक सरल पथ प्रदान करती है। भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी है। एक तो ये चीज़ की जाती है, ठीक है, उसके अलावा जो है धातु की छड़ विद्युत आवेश की ज़मीन तक पहुंचाने के लिए एक सरल स्थान प्रदान कर देती है, पथ प्रदान कर देती है। तो भवन निर्माण में उपयोग होने वाले धातु के जो स्तंभ है, अक्सर अब जो घर बन रहे हैं तो उसमें क्या बनता है, पिलर जो बनते हैं उनमें सरिया वगैरह लगाई जाती है ना, तो सारे ज़्यादातर घर जो होते हैं वो पिलर पे अब उठाए जाते हैं। ठीक है, तो उसमें होने वाली जो धातु है इसके स्तंभ, विद्युत तार तथा जल पाइप भी जो नीचे से ऊपर तक के आए हैं वो भी कुछ सीमा तक के हमारा बचाव करते हैं। परंतु तड़ित झंझा के समय इन्हें स्पर्श ना करें। जब जो है थंडरस्टॉर्म हो तो ये जो पाइप वगैरह जो भी वायर हैं इनको स्पर्श ना करें। तो हम नीचे देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ये देखिए, नीचे दिखाया गया है कि ये जो एक बिल्डिंग की ऊपरी सतह पर यहाँ नीचे से ये पूरा जो है लगा है काफ़ी गहराई से। ठीक है, और इसे छत की ओपन सिरा, ये वाला सिरा ऊपर जो है कर दिया गया है वायर का, ताकि जो थंडरस्टॉर्म हो तो वो इससे जो है डायरेक्टली अर्थ में चला जाए। ठीक, ये तड़ित चालक ये तैयार किया गया। अब जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट जो है प्राकृतिक परिघटना है उसमें है भूकंप। आपने अभी तड़ित झंझा, थंडरस्टॉर्म तथा लाइटनिंग के विषय में अध्ययन किया। क्लास 7 में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राकृतिक घटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ति का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सौभाग्यवश कुछ हद तक हम इन परिघटनाओं की भविष्यवाणी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जितनी भी थी इनकी हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। अक्सर करके मौसम विभाग वाले पहले ही बता देते हैं कि जो है आज कुछ जगह थंडरस्टॉर्म होगा, कुछ जगह बारिश होगी, कुछ जगह बादल घिरे होंगे, तो इस तरीके से इनकी भविष्यवाणी कर देते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षेत्रों में बन रहे जो तड़ित झंझा उसके बारे में चेतावनी दे सकता है।
यदि यदि तड़ित झंझा होती है तो उसके स्थान पर सदैव तड़ित तथा चक्रवात की संभावना रहती है, क्योंकि जिस जगह जो है ये थंडरस्टॉर्म वगैरह अगर आया है तो ऐसी जगह पे ये थंडरस्टॉर्म ये चक्रवात का रूप ले सकता है, तो इसकी संभावना लगभग होती है। अतः इन परिघटनाओं से होने वाली क्षति से बचाव के उपाय भी हमारे पास जो है मतलब कि समय होता है कि हम इससे अपने आप को बचा सकें। लेकिन यहाँ पे जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भूकंप के बारे में, ये एक ऐसी घटना परिघटना है जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की मतलब करने की जो क्षमता है वो अभी तक ये विकसित नहीं हो पाई है। कि तथापि ऐसी ये एक ऐसी घटना है भूकंप भी जिसके बारे में भविष्यवाणी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाए हैं, यह है भूकंप। यह विशाल स्तर पर जनजीवन तथा संपत्ति को क्षति पहुंचा सकता है। ठीक, भूकंप तो हम सब देखते भी हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया है 8 अक्टूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। अर्थक्वेक बहुत भयानक आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 में एक को बड़ा भूकंप आया था। क्रियाकलाप के आधार पर हम देखें, अपने माता पिता से इन भूकंपों के द्वारा हुई जनजीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इनके बारे में आप देखिए। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं कि किस तरीके से भूकंप के आने के समय जो तबाही होती है वो यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, कश्मीर में जो भूकंप आया था उसकी पिक्चर ही दिखाई गई है। ठीक है, किस तरीके से जो घर वगैरह हैं उनकी किस तरीके से उनकी जो है हानि हुई है। भूकंपों द्वारा हुई क्षति को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकट्ठा कीजिए और इन भूकंपों द्वारा लोगों को क्षति से संबंधित संक्षिप्त रिपोर्ट बनाइए। ठीक है, कि लोगों की क्या क्या उसमें नुकसान हुआ, जो घर हैं वो किस तरीके से कागज़ की तरह एकदम बिखर चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नोट डाउन करना है। भूकंप क्या होता है, जब ये आता है तो क्या होता है, इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम नीचे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हेडिंग है वो है भूकंप क्या होता है, तो इसे देखेंगे। तो इसमें देखिए भूकंप जो कम समय तक रहता है। ठीक है, पृथ्वी का कंपन अथवा कोई झटका होता है। भूकंप अगर देखा जाए तो ये बहुत देर तक के नहीं होता है, कम समय तक के रहता है। और पृथ्वी का कंपन, इसमें वाइब्रेशन होता है या फिर कोई झटका होता है। ये पृथ्वी की भूपर्पटी के भीतर गहराई में गड़बड़ के कारण, जो उसकी भूपर्पटी ऊपर वाली जो लेयर है अर्थ की, उसकी जो है गहराई में गड़बड़ी जब होने लग जाती है तो उसके कारण ये उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं, किसी न किसी जो है जगह पर अपने अपने लेवल का भूकंप आता रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए प्रायः इनको नोटिस नहीं किया जाता है। भूकंप जो है वो अक्सर करके कभी जब बहुत हल्का वाइब्रेशन होता है तो जो है इसको अक्सर करके लोग जो है ऐसे ही नज़रअंदाज कर देते हैं, मतलब कि इतना नोट नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं और जब ये आते हैं तो जैसे ये भवनों पुलों बांधों तथा लोगों को असीम क्षति पहुंचा सकते हैं। विशाल जो जब बहुत हाई जो है पावर का भूकंप आता है तो इनसे जीवन तथा संपत्ति की विशाल हानि हो सकती है। भूकंपों से बाढ़ भूसे अच्छा भूकंप जब आते हैं तो उसके साथ साथ क्या लेकर के आते हैं वो भी देख लीजिए। उसके साथ जो है बाढ़ आ सकती है, भूस्खलन आता है, सुनामी आ सकती है। ये सब भूकंपों की और भी बड़े जो है खतरनाक इसके रीजंस हो सकते हैं। जैसे देखिए 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आई थी। तो विशाल सुनामी जो आया था वो महासागर के चारों ओर के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानि हुई थी। तो ये जो सुनामी आई, सुनामी का सबसे बड़ा रीज़न भूकंप ही होता है। भूकंप के कारण ही जो है समुद्रों की जो सतहों में भूकंप आया होगा तो उसकी वजह से सुनामी आई और जिसने महासागर के चारों ओर जितने भी तटवर्ती क्षेत्र थे उनमें अपार हानि पहुँचाई। ठीक, अब इस क्रियाकलाप में हमें देखना है कि संसार का एक ऐसा मानचित्र लीजिए, भारत में पूर्वी तटीय तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिति ज्ञात कीजिए। हिंद महासागर के चारों ओर के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षति हुई। ये जो सुनामी आई थी उससे जिन जिन क्षेत्रों को क्षति हुई उनको आप उसमें पॉइंट आउट करिए। अपने माता पिता परिवार के अन्य बड़े बूढ़ों अथवा पास पड़ोस से भारत में आई सुनामी के कारण नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए, क्योंकि हमें अपने माता पिता या बड़े बूढ़ों से इसलिए भी पूछना है कि हो सकता है कि जिस समय ये आई उस समय हम पैदा नहीं हुए या फिर उस समय हम बहुत छोटे हों। ठीक है, तो उस समय जो है उस समय वो हों और उनकी जानकारी में ये जो है भूकंप आया हो तो पेपर वगैरह में निकला हो तो उन्होंने पढ़ा हो, तो ये सारी चीज़ें हम उनसे जानकारी इसकी ले सकते हैं। अब ये भूकंप का कारण क्या है, तो देखिए यहाँ पे मेरी दादी ने मुझे बताया था कि पृथ्वी किसी सांड की एक सींग पर टिकी है तथा जब सांड इसे दूसरी सींग पर ले जाता है तो भूकंप आता है। ये कैसे सत्य हो सकता है, तो ये जो मिथ है इसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो देखिए प्राचीन काल में लोग भूकंप आने की सही जो कारण था उसे नहीं जानते थे, अतः उनकी धारणा मनगढ़ंत कथाओं जैसे भुजों की दादी ने सुनाई थी द्वारा व्यक्त की जाती थी।
संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित हैं। तो जिस तरीके की इनको जो है बूझो की दादी ने उनको कहानी बताई, इस तरीके की और भी जो है कहानियाँ भूकंप से और जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं उनसे संबंधित हैं। अब यहाँ जो पहेली इनका भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के अंदर भूकंपन के कारण का क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो पृथ्वी के अंदर वाइब्रेशंस होते हैं ना, इनके क्या कारण हो सकते हैं। तो ये जो डिस्टर्बेंस है उन्हें देखते हैं। तो देखिए, अब हम ये जानते हैं कि पृथ्वी के भीतर की सबसे ऊपरी सतह में गहराई की गड़बड़ के कारण भूस्पंद जो हैं वो आते हैं। ठीक है, तो जो अपर मोस्ट लेयर है अर्थ की, तो जो है क्रस्ट, जिसे अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसे जो है क्रस्ट कहते हैं। तो इनकी वजह से जो भूस्पंद ट्रिमर्स जो हैं वो जब आते हैं तो पृथ्वी की इस परत को भूपर्पटी कहते हैं, जिस पर ये जो है सारे उभर करके आते हैं। तो ये जो है ये ऊपर वाली जो सबसे बाहरी लेयर है जिसे भूपर्पटी या फिर इसको क्रस्ट कहेंगे। ठीक है, और इसके अंदर ये जो प्रवार है मेंटल, इसके अंदर बाह्य क्रोड इसको कहते हैं, आउटर कोर। ठीक है, तो ये वाली कोर वाली लेयर है, ये कोर का आउटर कोर है, और ये जो अंदर येलो वाला जो है वो आंतरिक क्रोड है। ठीक है, इनर कोर दिखाया गया। ये पूरी पृथ्वी की संरचना है, और जो हमें भूकंप दिखता है वो किसमें, भूपर्पटी पे भूकंप के असर दिखते हैं। तो देखिए, पृथ्वी की ये जो परतें हैं जो भी हम लोग ने देखी, क्रस्ट देखा, मेंटल देखा, आउटर कोर, इनर कोर, ये 4 परतें जो हमने देखी, तो ये जो परत है ये एक खंड में नहीं होती हैं, बल्कि ये टुकड़ों में विभाजित होती हैं। प्रत्येक टुकड़ों को हम प्लेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो है लेयर्स में पूरा दिखाया गया है, तो ये खंडों में नहीं होती हैं बल्कि कई सारे टुकड़ों में डिवाइड होती हैं। इन टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे से रगड़ खाती हैं या फिर इनके जो है अथवा टक्कर होता है, तभी टक्कर के कारण ही जो तरंगे निकलती हैं वही भूकंप का कारण बनती हैं। तो ये जो प्लेट हैं उनको हम टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं इनका यहाँ पे आप देख लीजिए, ये यूरेशियन प्लेट दिखाया गया, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ये सारी प्लेट्स दिखाई गई जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मूव करती रहती हैं। ये पृथ्वी की प्लेट है। पृथ्वी की प्लेट में क्या क्या दिखाया गया, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ठीक, तो ये जो प्लेट होती हैं ये आपस में मूवमेंट करती रहती हैं। जब इनके बीच में रगड़ होती है या फिर इनकी आपस में टक्कर होती है, तो उससे ये जो प्लेट होती है वो एक दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती हैं। मतलब कि ये टक्कर के बाद क्या होता है कि रगड़ होगी या टक्कर होगी तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, उनके नीचे चली जाती हैं, या तो इसके कारण भूपर्पटी में विक्षोभ उत्पन्न, उभार व वाइब्रेशंस होने लग जाते हैं। ठीक है, तो और यही जो विक्षोभ होते हैं वो पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में दिखाई। तो ये जो उभार होते हैं, यही जो कोलाइडिंग्स होने लग जाती हैं। ठीक है, तो यही जो उभार होने लग जाते हैं यही अर्थक्वेक का रीज़न बनते हैं। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये टकराती प्लेट्स किस तरीके से एक दूसरे को टकरा रही हैं और एक के ऊपर एक लेयर में चढ़ गई हैं। ठीक है, और ये उभार का जो रोल यहाँ पे दिखा रही है ना इस तरीके से, तो ये टकराती प्लेटों का दिखाया गया है। तो ये क्या हो गया, इसके बाद जब ये टकराई हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, 2 कंडीशन हो सकती है ना, या तो रगड़ खाएंगी या फिर आपस में टक्कर हो जाएगी। तो टकराती प्लेटें इस तरीके से दिखाई गई हैं कि एक दूसरे में जैसे टक्कर कर रही हैं, तो कोलाइडिंग इनकी हो जाएगी। और ब्रशिंग पास, जैसे एक दूसरे को जो रगड़ खा रही हैं, तो इस तरीके से प्लेट्स का दिखाया गया एक दूसरे को रगड़ खाते हुए। तो प्लेटों की ये गतियाँ दिखाई गई। 2 कंडीशन ऐसी होती हैं जिनकी वजह से प्लेटों का मूवमेंट जो है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, और वो भूकंप का कारण बनता है। यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यद्यपि हम भूकंप आने के कारण निश्चित रूप से जानते हैं, तथापि अभी तक ये संभव नहीं हो सका है कि आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविष्यवाणी कर सकें। मतलब कि हालांकि हम भूकंप के बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल कर चुके हैं, लेकिन उनकी वो किस जगह कब किस जगह आ रहा है इसकी भविष्यवाणी करना है अभी मतलब कि सक्षम नहीं हुए हैं। ठीक है, अब पहेली क्या कह रही है कि मैंने कहीं पढ़ा था कि भूमिगत विस्फोटों से भी भूस्पंद उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि जो अर्थक्वेक का रीज़न, जो भूमि के अंदर विस्फोट किए जाते हैं ना, वो भी बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है, तो ये जो विस्फोट वगैरह में बहुत हाई पावर की वाइब्रेशंस होती हैं, तो जिसमें टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट चेंज हो जाता है। पृथ्वी पर भूस्पंद ज्वालामुखी के फटने अथवा किसी उल्का पिंड के पृथ्वी से टकराने अथवा किसी भूमिगत नाभिकीय विस्फोट के कारण भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो यहाँ पे कई रीजंस दिए गए कि जिनके कारण जो है ये पृथ्वी पर जो विक्षोभ उत्पन्न हो रहे हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे आगे है
परंतु अधिकांश भूकंप पृथ्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कहा गया कि पृथ्वी की प्लेटों की जो गतियाँ हैं उन्हीं में ही जब वो रगड़ खाएंगी या फिर टक्कर होगी आपस में, तभी ये जो है भूकंप आने की कंडीशन है। लेकिन उसके अलावा भी, जैसे कि कोई उल्का पिंड आकर के टकरा गया, कोई उसकी टाइमिंग तो दी नहीं गई है, वो जो है हो गया, या फिर ज्वालामुखी फट गया, तो ये सारे भी रीजंस हैं जो है भूकंप के कारण हो सकते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन्न होते हैं। भूकंप प्लेटों की जो गतियाँ होती हैं उन्हीं के कारण। अतः जहाँ प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं वहाँ भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। जहाँ पे इनकी जो सीमा होती है, जहाँ पे आपस में सटी होती हैं, वो बहुत ही एकदम वीक सीमा होती है, जहाँ पे मतलब कि ऐसा हो सकता है कि उनके बीच में अक्सर करके टक्कर या रगड़ होती रहती होगी, तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना बहुत अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र या भ्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको जो है फॉल्ट जोन या सेस्मिक जो है एरिया बोल सकते हैं। ठीक है। भारत के अति सूक्ष्म अति भूकंप आंशिक क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय, समस्त उत्तर पूर्व, ये यहाँ पे कुछ क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पे भूकंप जो है अधिकतर आते हैं, या यहाँ आंशिक क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है। जैसे कश्मीर है, पश्चिमी तथा केंद्रीय हिमालय है, समस्त उत्तर पूर्वी कच्छ का रण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान है। दक्षिण भारत के कुछ भाग भी खतरे के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे दिए गए हैं जहाँ जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही ज़्यादा दिए आता है। तो ये जो प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट दिखाया गया है। यूरेशियन प्लेट्स इधर है, तिब्बत का पठार, ठीक है, और जो ये हिमालय, और फिर माउंट एवरेस्ट, गंगा का मैदान, ये सारी चीज़ें, और यहाँ पे नीचे आकर के इंडियन प्लेट का दिखाया गया है। हिंद महासागर में, भारतीय उपमहाद्वीप में पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ की मूवमेंट जो है वो किस तरीके से हो रहा है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आगे है कि किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को यहाँ पे जो ये लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूकंप की जो तीव्रता है, उसकी जो शक्ति है, उसको अगर हमें नापना है तो उसका जो परिमाण है वो रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंपों का रिक्टर पैमाने पर जो परिमाण है वो 7 से अधिक होता है। एक रेंज रखी गई है जो है स्केल की, तो 7 से अधिक अगर रेंज रखी गई है तो वो बहुत ही अधिक पैमाने का जो है वो भूकंप होगा। ठीक है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भूकंपों का जो परिमाण था वो 7.5 से अधिक था। तो जाहिर सी बात है, तो कितनी तबाही उसने मचाई होगी, क्योंकि ये ज़्यादा जो है शक्तिशाली भूकंप जो थे उनका क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। अब जो भूकंपी तरंगे हैं वो उनमें रिक्टर पैमाने का या उसके अलावा और जो लेख हैं उनका भी हम देख लेते हैं क्या उनका रोल है। 1 मिनट की थोड़ा सा जूम कर लें। ठीक है, तो ये समझने में आसानी होगी। ठीक, देखिए यहाँ पे है, भूकंप पृथ्वी की सतह पर तरंगे उत्पन्न करते हैं, वेव्स उत्पन्न करते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं। इन तरंगों को ही हम भूकंपी तरंगे कहते हैं। ठीक है। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। एक ऐसा उपकरण तैयार किया जाता है भूकंप लेखी, जिनके द्वारा इनका जो है रिकॉर्ड मापन किया जाता है कि कितनी जो है मतलब कि वाइब्रेशन जो होते हैं, जो वेव्स हैं, वो कितनी पावर की हैं। ठीक है। ये उपकरण मात्र एक कंपायन क्षण अथवा लोलक होता है जो अर्थक्वेक आने पर दोलन कंपन करता है, दोलन करने लगता है, और इसके कंपायमान तंत्र से के साथ एक पेन जुड़ा होता है। इसका मेनली ये जो लोलक होता है इसके साथ एक पेन जुड़ा होता है। ये पेन इसके नीचे गति करने वाले कागज़, ये जो कागज़ है ये रोल करता रहता है। इस कागज़ की पट्टी पर भूकंप की जो तरंगे हैं उनका रिकॉर्ड करता रहता है। ये जो लोलक है वो मूव करता रहता है, ठीक है, अपना कंपन करता रहता है। उसके बाद जो इसमें पेन जो है वो इस कागज़ पर अपना जो रिकॉर्ड है वो नोट करते रहते हैं। इन तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का संपूर्ण मानचित्र बना सकते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है। और वे भूकंप की क्षति पहुंचा सकने की क्षमता का भी अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी क्षमता की जो है भूकंप जो है वो कितने क्षमता का है। यहाँ पे ये भूकंप लेखी के जो है आरेख दिखाए गए हैं। ठीक है, कि जो है कभी बहुत हाई हो गया, फिर कभी स्लो है। ये पूरा चार्ट पेपर दिखाया गया, पूरा एक लोलक का जो भूकंप लेखी जो उपकरण है उसका दिया गया है कि जो वेव्स हैं उनका तरंगों की जो गतियां हैं उसको देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए भूकंप का चित्र दिखाया गया है। भूकंप आता कहाँ से है? फोकस जो मेनली होता है वो अभिकेंद्र वाला जो सेंटर वाला एरिया होता है वहाँ पे होता है, और इसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, भूकंपी तरंगे जो है वो सेंटर अंदर की तरफ रहता है, वाइब्रेशंस बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की पृष्ठ तक ये होते रहते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके आगे विज्ञान में अन्य बहुत से पैमाने की भांति डेसिबल एवं एक अन्य उदाहरण भी है। रिक्टर पैमाना रैखिक नहीं है। इसका मतलब कि ये जो रिक्टर पैमाना जो है वो एक रैखिक नहीं है। इसका अर्थ ये है कि इस पैमाने पर 6 परिमाण के भूकंप की क्षतिनाशी ऊर्जा 4 परिमाण के भूकंप की विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। मतलब कि इसमें यह बताया गया है कि
6 परिमाण की भूकंप की जो क्षति नाशी वो कितना तबाही करेगा, उसकी जो ऊर्जा है वो 4 परिमाण की जो भूकंप है उसकी विनाशी ऊर्जा से 1.5 गुनी अधिक नहीं है। किसमें? रिक्टर पैमाने में। वास्तव में परिमाण में 2 की वृद्धि का अर्थ 1000, मतलब कि अगर परिमाण में 2 की वृद्धि अगर हो जाए उसका मतलब ये हो जाएगा कि 1000 गुनी अधिक विनाशी ऊर्जा है। ठीक है, इसलिए 6 परिमाण के किसी भी भूकंप की विनाशी ऊर्जा 4 परिमाण की भूकंप की तुलना में 1000 गुनी अधिक होती है। तो ये मेन जो है यहाँ पे एक रीज़न बताया गया है। अब यहाँ पे ये भूकंप के बारे में तो हो गया। अब जब भूकंप आएगा तो हम अपने आप का बचाव कैसे कर सकते हैं उसे देख लें। उपरोक्त चर्चा से हमने ये सीखा कि भूकंपों की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ये तो पूरी जितनी भी चर्चा हमने की उसका ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक, हमने ये भी देखा कि भूकंप अत्यधिक विनाशकारी हो सकते हैं, अतः यह आवश्यक है कि हम हर समय अपने बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। भूकंपी क्षेत्र जहां हम भूकंप आने की अधिक आशंका होती है उसमें रहने वाले लोग इसका सामना करने के लिए विशेष रूप से वो अपने आप को तैयार जो है कर लेते हैं, जो भूकंपी क्षेत्र में रहते हैं। भवनों का डिज़ाइन उनका ऐसा होता है कि बड़े भूकंपों के झटके को वो सह सकें। आधुनिक भवन प्रौद्योगिकी इसे संभव बना सकती है। अब जो प्रेजेंट टाइम की जो भवन जो प्रौद्योगिकी है वो इसे संभव बना सकती है। उचित यह है कि भवनों के ढांचे सरल हों ताकि वे भूकंप निरापद हों। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यही है कि जो भवन है उनके ढांचे इतने सरल हों कि अगर भूकंप के कोई झटका उन पर पड़े या फिर उनका इफेक्ट जो भी आए तो उससे ज़्यादा नुकसान, ज़्यादा हानि नहीं पहुँचे। तो किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं संरचना इंजीनियर से परामर्श कीजिए। जब अगर आप ऐसे किसी भी एरिया में आप रह रहे हैं तो आप किसी ऐसे इंजीनियर से परामर्श करिए जो जिसको जो है भूकंपी एरिया के बारे में ज़्यादा उसको आर्किटेक्चर जो है उसको ज़्यादा उसको नॉलेज हो। इसके अलावा अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्माण में भारी पदार्थों की अपेक्षा भारी पदार्थ ना यूज़ करें, बल्कि उसकी अपेक्षा मिट्टी अथवा इमारती लकड़ी जो होती है उसका उपयोग अधिक अच्छा होगा। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षति नहीं हो, मतलब कि इसमें रहने वाले जो लोग हैं उनकी भी जान माल का ज़्यादा खतरा ना हो और जो है ऐसे जो घर तबाह हुए हैं उनको फिर से सही भी किया जा सके। अब जैसे अलमारियाँ हैं, अलमारी इत्यादि को दीवार के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे कि वे आसानी से ना गिरें। कि अलमारी अक्सर करके ऐसे जगह पे जो भवन बने तो वहाँ पे जो अलग सी जो है लोहे की अलमारी वगैरह सेपरेट जो होती है उसका यूज़ ना करके बल्कि दीवार वाली अलमारी का यूज़ किए। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक जैसे गीज़र वगैरह जो है आदि को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिए ताकि भूकंप आने पर ये लोगों के सिर पर ना गिर जाए। ठीक, इसके अलावा चूंकि कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है, अतः ये आवश्यक है कि सभी भवनों विशेषकर ऊंची इमारतों में अग्निशमन सभी उपकरण कार्यकारी स्थिति में होने चाहिए। कहने का मतलब है जैसे बिल्डिंग वगैरह है, काफ़ी ऊंची बिल्डिंग जो होती हैं उनमें ये अक्सर करके बिल्डिंगों में लोग सेफ्टी के लिए रखते हैं कि भूकंप के कारण जो है आग वाग लगने का जो खतरा है वो ना हो, इसलिए अग्निशामक यंत्र जो है वो सभी जो फ्लोर्स होते हैं उसमें मौजूद रहते हैं। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंप प्रतिरोधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। ठीक है, कि ताकि जो है ऐसे एरिया जहाँ पे भूकंप आते हैं वहाँ से लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे भूकंप के झटके लगने की स्थिति में अपने बचाव के लिए निम्नलिखित उपाय कीजिए। पहला है, यदि आप घर में हैं तो आप क्या करेंगे, तो आपको ये करना है कि किसी मेज़ के नीचे आश्रय लें तथा झटके के रुकने तक वहीं रहें। ऐसी ऊंची तथा भारी वस्तुओं से दूर रहें जो आपके सर पर गिर सकती हैं। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं, अपने सिर का तकिए से बचाव करें। ठीक है, मेनली अपने सर को ही बचाना है। यदि आप घर से बाहर हैं तो भवनों, वृक्षों तथा ऊपर जाती विद्युत लाइनों से दूर किसी खुले स्थान को खोजें एवं धरती पर लेट जाएं। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए धरती पर लेटने की कंडीशन किसमें दी गई है, भूकंप में। और जबकि लाइटनिंग में क्या कहा गया था कि लेटने या जो है मतलब कि लेटने की कंडीशन अगर खुले स्थान में है तो वो ना करिए, बल्कि अपना जो शरीर का जो माप है उसको कम करने की कोशिश करिए। यदि आप किसी कार अथवा बस में हैं तो बाहर ना निकलें, ड्राइवर से कहें कि वह धीरे धीरे किसी खुले स्थान पर पहुँचें। ठीक है, और जो अर्थक्वेक के समाप्त होने से पहले बाहर ना निकले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे जानकारी है। तो ये चैप्टर यहीं पे ही एंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसे डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।